टेस्ट नंबर 3 फिजिक्स का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, मैक्सिमम स्ट्रेन गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, मैक्सिमम मास ऑफ दिस वायर होल्ड इज पूछा गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं y इक्वल टू फोर्स मीन्स mg पर यूनिट एरिया, और ये डेल्टा एल अपॉन एल की जगह यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन। अगर मुझे यहाँ से m निकालना होगा तो m इक्वल टू जाएगा बाई ए इंटू स्ट्रेन ओवर g। तो y की वैल्यू गिवन है हमें 2 इंटू 10⁻11, एरिया है 3 इंटू 10⁻⁻6, स्ट्रेन है 10⁻⁻3 और g की वैल्यू हो गई 10। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻2 बाई 10 इज इक्वल टू आया 60। तो इसका आंसर होगा 60 kg। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एक सॉलिड है जिसकी डेंसिटी कैपिटल D है, वो फ्लोट कर रहा है लिक्विड में। तो हम जानते हैं कि फ्लोट करेगा तो उसका जो वेट है mg वो बायोन्सी फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा। mg को हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी वो गिवन है हमें कैपिटल D इंटू जी। बायोन्सी फोर्स होता है वॉल्यूम इनसाइड, वो हमें गिवन है स्मॉल v। डेंसिटी ऑफ लिक्विड स्मॉल d इंटू जी, जी से जी कैंसिल। तो हमसे पूछा गया है v ओवर कैपिटल V का रेशियो, आंसर आएगा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो इसका आंसर हो गया कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब क्वेश्चन नंबर 3। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू वायर दे रखा है 1:2, जो हमें L1 ओवर L2 का जो रेशियो गिवन है वो 1:2 गिवन है। रेशियो ऑफ डायमीटर, डायमीटर को हम रेडियस के टर्म में भी लिख सकते हैं, रेशियो गिवन है हमें 2:1 का। सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, इंक्रीज इन लेंथ पूछा गया है। फॉर्मूला होता है y इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल ओवर एल। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आएगा एफ एल ओवर बाई ए, या मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स सेम है बाई सेम रहेगा तो एल बाई ए, और एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा L1 ओवर डेल्टा L2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर। L1 ओवर L2 हमें गिवन है 1/2, R1 अपॉन R2 2:1 है, तो R2 अपॉन R1 हो जाएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4 इक्वल टू हो गया 1/8। तो इसका आंसर हो गया 1/8। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि वायर की लेंथ को 1 mm हमने इंक्रीज किया है। जब कोई वेट सस्पेंड करते हैं तो सेम वेट को सस्पेंड करेंगे, लेकिन उसकी लेंथ को डबल कर रहा है और रेडियस को डबल कर रहा है, तो इंक्रीज इन लेंथ हम देखेंगे। जस्ट अभी पहले क्वेश्चन में हमने देखा जो डेल्टा एल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल ओवर आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे डेल्टा L1
ओवर डेल्टा L2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा L1 की वैल्यू 1 है, डेल्टा L2 की वैल्यू को हमने डेल्टा L मान लिया, इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। लेंथ को डबल कर रहे हैं तो ये लेंथ हो गई L, ये हो गया 12, और रेडियस को भी हम डबल कर रहे हैं तो R और 2R, इसका होल स्क्वायर, L से L गया, R से R, तो ये हो गया आपका 4/2 इक्वल टू 2। तो डेल्टा L जो निकल कर आया वो आएगा हमारा 1/2 मीन्स 0.5 mm। तो फोर्थ का आंसर हुआ हमारा बी 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लिक्विड जब राइज करता है तो उसके लिए थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, तभी कैपिलरी में लिक्विड राइज करता है। क्वेश्चन नंबर 6, हमने दो तरह के होल किए हैं ओपन टैंक में। एक होल स्क्वायर शेप का है, दूसरा होल सर्कुलर है। हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो होता है dq ओवर dt, वो इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है √2g बाई। तो और हमें दे रखा है कि वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड सेम दे रखा है, मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ से A1 √2g बाई 1 इक्वल टू A2 √2g बाई 2। जो स्क्वायर होल है उसके लिए एरिया होगा हमारा L स्क्वायर, 2g से 2g कैंसिल, y1 की वैल्यू गिवन दे रखी है हमें y इक्वल टू A2 सर्कुलर होल है, तो सर्कुलर होल के लिए एरिया होगा पाई r स्क्वायर, और ये हो गया आपका 4/, जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो L स्क्वायर y से y कैंसिल इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू 2, तो r स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर ओवर 2 पाई, तो r की वैल्यू हो गई L ओवर √2 पाई। तो इसका आंसर हुआ आपका पहला, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। एयर में इसका वेट 60 न्यूटन है, एयर में वेट 60 न्यूटन है, और वाटर में इसका वेट 40 न्यूटन है। तो रिलेटिव डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू वेट इन एयर अपॉन लॉस इन वेट, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो एयर में वेट था आपका 60, और ये हो जाएगा 60 माइनस 40, 60/20, तो रिलेटिव डेंसिटी हो गई आपकी 3। तो रिलेटिव डेंसिटी है आपकी 3। क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड क्वेश्चन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करती है और गैसेस की इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, वेलोसिटी का वेरिएशन पूछा गया है डिस्टेंस के साथ में। एक्चुअली में ये टर्मिनल वेलोसिटी कंसेप्ट है। अगर हम किसी इनफाइनाइट फ्लूइड में किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, mg की वैल्यू ज़्यादा होती है और रेजिस्टिव फोर्स कम होता है। जैसे से आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एल स्पीड आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। इसी कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल स्पीड बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा, तो इसमें कांस्टेंट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ती आ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें बढ़ने के बाद कम हो रही है, तो इसका आंसर हुआ फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी। जो लिक्विड की ड्रॉप होती है वो स्पेरिकल होती है कंपेयर टू लार्जर ड्रॉप। एक्चुअली में लार्जर ड्रॉप में क्या होता है, मास ज़्यादा हो जाता है तो वेट जो होता है ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड की ड्रॉप जो होती हैं वो स्पेरिकल होती हैं। तो छोटी ड्रॉप्स में सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है, किसके ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर। लेकिन लार्जर ड्रॉप में क्या होता है कि जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है वो ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता है, तो उनके चांस रहते हैं वो कम स्पेरिकल रहे। तो इसका आंसर जाएगा बी, क्योंकि स्मॉल ड्रॉपलेट का पूछा गया है। स्मॉल ड्रॉपलेट के अंदर जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है वो प्रीडोमिनेंट करेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। क्वेश्चन नंबर 11, डायमीटर गिवन है, वेलोसिटी पूछी गई है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, a1 b1 इक्वल टू a2 b2, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम एरिया लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर r1 स्क्वायर b1 इक्वल टू r2 स्क्वायर b2। r1 दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर 4, और वेलोसिटी पूछी गई है v इक्वल टू r2 स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर 16 इंटू v2। तो v इक्वल टू हो गई 4v2। तो 4 टाइम्स होगी, जिसका एरिया कम होगा उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो आंसर हुआ कि वेलोसिटी जो होगा कम डायमीटर वाले में वो 4 टाइम्स होगा किसके, बड़े वाले पाइप के। क्वेश्चन नंबर 12, जब हम इस ब्लॉक को मूव करा रहे होंगे तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा होगा mg, एक अपवर्ड फोर्स बायोन्सी फोर्स होगा, साथ में इसका एक्सेलेरेशन भी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बायोन्सी फोर्स माइनस mg इक्वल टू ma। बायोन्सी फोर्स की बात करेंगे तो बायोन्सी फोर्स होगा वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू, अब यहाँ पर जो इफेक्टिव जी लेते हैं वो जी प्लस g/3 हो जाएगा, माइनस mg में जो वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी इक्वल टू मास में वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू ए, और ए की वैल्यू की मैंने हमें g/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें दे रखी है, मान लीजिए रो, क्योंकि जो ब्लॉक की डेंसिटी हाफ है लिक्विड के, वो 1 + 1/3 4g/3 माइनस वॉल्यूम, और बॉडी की डेंसिटी है रो/2 इंटू जी इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी रो/2 इंटू g/3। तो रो जी से रो जी कैंसिल आउट हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4/3 वॉल्यूम इनसाइड इक्वल टू, इधर जाएगा तो v/6 प्लस v/2। तो ये हो जाएगा आपका 4v/3 4v/6, और ये आया था हमारा 4/3 वॉल्यूम इनसाइड। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, तो वॉल्यूम इनसाइड इक्वल टू वॉल्यूम बाई 2, या हम लिख सकते हैं v इनसाइड अपॉन v इक्वल टू 1/2। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि बायोन्सी फोर्स में हम जो जी लेते हैं तो इफेक्टिव जी लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बर्नौलीज इक्वेशन डायनामिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। जो एरोप्लेन विंग होते हैं उनकी डिजाइन कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ स्पीड कम होती है।
तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो एक हमें लिफ्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वाटर भिगो नहीं रहा है ऑयली ग्लास को। इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स वाटर और ऑयल के बीच लगने वाले फोर्स से ज़्यादा रहा होगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो सेम मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगेगा वो होता है कोहेसिव फोर्स, और वाटर और ऑयल के बीच लगेगा फोर्स उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ऑयल मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 15। दो इक्वल ड्रॉप हैं, दो ड्रॉप मतलब कोई छोटी ड्रॉप आ रही है उसकी वेलोसिटी v थी, अगर ये कंबाइंड हो जाएंगी तो नई ड्रॉप कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी। हम जानते हैं टर्मिनल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर होता है। तो हमें रेडियस में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो जब दो ड्रॉप कंबाइंड होंगी तो उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हमें लिख सकता हूँ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप। यहां से लिख सकते हैं हम 2r इक्वल टू कैपिटल R। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी के हिसाब से करते हैं बात। तो पहले वेलोसिटी v थी, बाद में वेलोसिटी हमारी v2 हो गई, इक्वल टू इनिशियली रेडियस हमारी r स्क्वायर थी, बाद में जो रेडियस हो गई हमारी, तो ये 2 की पावर 1/3 था, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 1/3 r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर ओवर 2 की पावर 2/3 इंटू r से r स्क्वायर कैंसिल। तो जो v2 आया आपका आंसर वो आया 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू v। आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16। साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो एरिया ऑफ साइकिल होता है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ, बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक का 3v, और ये हाइट हो गई आपकी 6v इक्वल टू 9pv, और आंसर हो गया इसका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17। एक राफ्ट 600 kg की फ्लोट कर रही है, 7 सेंटीमीटर डूबी हुई थी। मीन्स इसमें क्या है, तो पहली कंडीशन में ये जो हिस्सा डूबा हुआ है ये आपका 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद जब हमने इस पर कुछ मास रख दिया, ये 600 kg की थी, और इस पर कुछ मास रख दिया m, और साथ में 600 kg की है, तो ये इसका जो डूबा हुआ हिस्सा है उसकी डिस्टेंस है 8.4 सेंटीमीटर। तो आदमी का मास पूछा गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दो बार बायोन्सी फोर्स वाली क्वेश्चन लगाएंगे। तो बायोन्सी फोर्स जो होता है वो mg को बैलेंस कर रहा है, तो इस वाले केस में भी mg को बैलेंस करेगा और इस वाले केस में भी बैलेंस करेगा। पहले केस में देखेंगे तो mg था वो 600 इंटू जी इक्वल टू, बायोन्सी फोर्स होता है वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू जो हाइट डूबी हुई है, तो एरिया डूबी हुई हाइट है आपकी 7 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपकी 1 इंटू जी। नेक्स्ट कंडीशन में तो एम जी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 600 प्लस एम इंटू जी, डूबा हुआ भाग हो गया आपका 8.4 इंटू डेंसिटी 1 इंटू जी, जी से जी कैंसिल, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, ए से ए कैंसिल, हम लिख सकते हैं 600 अपॉन 600 प्लस एम इक्वल टू 7/8.4, पॉइंट गया, जीरो आ गया, जो आपका 12 बार हुआ, और जीरो से जीरो कैंसिल,
तो हो जाएगा आपका 720 इक्वल टू 600 प्लस एम, तो एम की वैल्यू आएगी 120 kg। तो जो मास होगा आपका आदमी का वो 120 kg होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दोनों रॉड सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं H1 इक्वल टू H2, और H का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा ओवर आर, आर मीन्स L ओवर के ए। पहले वाले केस में इस इंटरफेस का हमने टेम्परेचर थीटा मान लिया, तो मैं लिखूंगा 100 माइनस थीटा ओवर लेंथ L है, और इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है 300 K इंटू ए इक्वल टू सेकेंड रॉड के लिए तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो थीटा माइनस 0, लेंथ L, कंडक्टिविटी दे रखी है 200 इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 3 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, तो 5 थीटा इक्वल टू 300, तो थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 60 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 19, जो थ्रस्ट होता है बायोन्सी फोर्स वो वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी होगा। अगर डेंसिटी बढ़ेगी थ्रस्ट बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी थ्रस्ट घटेगा। तो यहाँ पर पानी का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी आपकी इंक्रीज करेगी, इसको बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो थ्रस्ट भी क्या होगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वर्क डन पूछा है। वर्क डन होता है पीबी, ग्राफ का एरिया, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि प्रेशर इस एक्स एक्सिस पर है और ये वॉल्यूम वाई एक्सिस पर है, तो एरिया जो हम फाइंड आउट करेंगे, हम ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये वाला। तो ये 3 सेगमेंट हो रहे हैं, तीनों का नंबर बाई नंबर एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका 0.2 इंटू 1 इक्वल टू 0.2, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0.2 इंटू 2 इक्वल टू 0.4, और थर्ड वाले का जो एरिया होगा वो 0.2, और ये हो गया आपका 3 इंटू 0. इक्वल टू 0.6, टोटल एरिया हो गया 1.2, लेकिन ये वैल्यू हमें गिवन है किलो पास्कल में, इंटू 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1200। अब हमें देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। तो आप देखिए कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूस, और वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब कि कंप्रेशन हो रहा है गैस का, तो मीन्स वर्क डन ऑन द गैस, तो आंसर इसलिए आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी। क्वेश्चन नंबर 21, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। Q की वैल्यू दे रखी है हमको 300 जूल, मास दे रखा है ग्राम में, तो वैल्यू जब जूल में ली है तो मास को हम लेंगे किलोग्राम में, तो 25 इंटू 10 टू पावर -3 स्पेसिफिक हीट हमसे पूछी गई है, और डेल्टा थीटा हो गया आपका 45 माइनस 25 तो 20। यहाँ से S की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 300 अपॉन 25 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 20, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.6 इंटू 10 टू पावर 3 इक्वल टू 600, तो स्पेसिफिक हीट हो गई हमारी 600 जूल। अब हमसे पूछा गया थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी होती है m इंटू एस, तो m की वैल्यू दे रखी है 25 ग्राम, तो 25 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 600, तो इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 6
इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू 50। तो आपका आंसर हो गया 1। Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी करना था। तो इसमें बस ध्यान ये रखना है कि जो चूंकि Q जो है वो जूल में गिवन है, तो मास भी हम किस में लेंगे, किलोग्राम में, और S की वैल्यू भी जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में आएगी। और थर्मल कैपेसिटी यानी कि आपसे m इंटू एस की वैल्यू पूछेगी, आप डायरेक्ट इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि जो m इंटू एस जो निकल कर आया तो क्यू बाई डेल्टा थीटा से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 16 ग्राम ऑफ हीलियम। 16 ग्राम का मतलब जो इसके मोल हो गए आपके, वो हो गए आपके 16/4 इक्वल टू 4 मोल इसके हो गए। और ऑक्सीजन की बात करेंगे हम, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 O2 का बाई तो ये हो जाएगा आपका 16/32, इसके मोल हो गए 1/2। इसके बाद जो हीलियम है इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी 3, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है, और ऑक्सीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी 5। तो इसके लिए Cv की वैल्यू होगी 3/2R, और इसके लिए Cp की वैल्यू होगी 5/2R। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो Cv मिक्सर का फॉर्मूला होता है वो होता है N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 ओवर N1 प्लस N2। हमको N1 N2 और Cv1 और ये Cv2 इनकी वैल्यू गिवन है। सॉल्व करके हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो Cv मिक्सर की वैल्यू निकल कर आएगी उससे हम Cp मिक्सर निकाल लेंगे। वो हो जाएगा हमारा Cv मिक्सर प्लस R। इसके बाद Cp मिक्सर और गामा की जो वैल्यू होती है वो Cp ओवर Cv होती है, तो इसमें दोनों का डिवाइड करके हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी अननोन स्केल पर जो टेम्परेचर है वो -125 डिग्री एक्स है, जो वाटर फ्रीज करता है। तो हम जानते हैं एक रिलेशन होता है T माइनस TL अपॉन TU माइनस TL। T यहाँ पर टेम्परेचर है, L लोअर लिमिट है जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, U अपर लिमिट है जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्केल के लिए बात करते हैं। तो एक्स के लिए जो वैल्यू हमने मान ली, T की वैल्यू हो गई हमारी x, लोअर लिमिट दे रखी है माइनस का 125 ओवर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का 125 और 375। तो ये हो जाएगा आपका 375 माइनस माइनस का 125 इक्वल टू, अब हम बात करेंगे सेम फॉर्मूला बाई स्केल के लिए। बाई की वैल्यू दे रखी है आपको 50, लोअर लिमिट दे रखी है हमारी -70, अपर लिमिट दे रखी है माइनस का 30 माइनस माइनस का 70। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका x प्लस 125 ओवर 500 इक्वल टू 120 ओवर 40। तो x प्लस 125 इक्वल टू 1500, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1375x। इसका आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर 100 से 80 टाइम अगर आपको T1 लग रहा है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए जो नेक्स्ट टाइम होगा वो टाइम इससे ज्यादा लगेगा। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम कर सकते हैं या रेट ऑफ कूलिंग से कर सकते हैं। तो मीन्स T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी, वैल्यू फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, स्पीड दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड 27 डिग्री सेल्सियस पर, 1 ATM प्रेशर है, RMS स्पीड पूछी है 127 डिग्री सेल्सियस पर 2 ATM। तो RMS स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है हमारा VRMS इक्वल टू √3RT ओवर M। यहाँ पर हम प्रेशर के टर्म में भी लिखते हैं फॉर्मूला, लेकिन हम क्योंकि इस वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ही आता है जो प्रेशर वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेशर की हमें जरूरत ही नहीं है, यानी कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पर, सॉरी टेम्परेचर पर। तो हम लिखेंगे V1 ओवर V2 इक्वल टू रूट में T1 ओवर T2। V1 की वैल्यू दे रखी है आपको 100, V2 की वैल्यू पता नहीं है,
√T1। हाँ, इसमें जो टेम्परेचर की वैल्यू ली जाती है वो केल्विन में ली जाती है। तो 27 में हम 273 को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 300, और 127 में जब हम 273 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 400। तो हम लिखेंगे इसको सॉल्व करके 100/V2 इक्वल टू √3/2। तो V2 की वैल्यू आ गई 200/√3। आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26। दो स्पेयर हैं जिनकी डायमीटर का रेशियो, डायमीटर मीन्स मैं कह सकता हूं R1/R2 का रेशियो 1/2 है, डेंसिटी का रेशियो 2:1 दे रखा है, और स्पेसिफिक हीट का रेशियो 1:3 दे रखा है। थर्मल कैपेसिटी पूछी गई है। थर्मल कैपेसिटी हम जानते हैं, थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू होता है M इंटू एस। एम को लिखूंगा मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एस, और वॉल्यूम होता है आपका 4/3। स्पेयर है इसलिए πr³ इंटू रो इंटू एस, यानी कि हम लिख सकते हैं थर्मल कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ रो इंटू एस। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे थर्मल का रेशियो निकालना है हम, तो जो रेशियो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा R1/R2 का क्यूब, 𝜌1/𝜌2 और S1/S2। वैल्यू पुट करेंगे R1/R2 1/2, इसका क्यूब हो गया 1/8, 𝜌1/𝜌2 2:1 और स्पेसिफिक हीट 1/3। तो ये आंसर आ गया आपका 1/12। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27। वर्क डन पूछा है AB। जो AB प्रोसेस है इसमें हम देख रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन इक्वल टू होता है P डेल्टा V। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V की वैल्यू 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0। इसके बाद B से C में जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला होता है nRT log नेचुरल V2/V1, और n की वैल्यू हमें गिवन है 1 मोल। और CA, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल TK है, तो ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? TK, इसका मतलब प्रेशर आपका क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा P डेल्टा V। P डेल्टा V को लिख सकते हैं हम NR डेल्टा T। तो आपका आंसर हो गया, ये हो गई आपकी, ये हो गया आपका आइसोकोरिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए और एडियाबेटिक के लिए। आंसर हो गया इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28। हम जानते हैं अगर डिफरेंस जो है रॉड की लेंथ का वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम लिख सकते हैं उसके लिए L1 α1 इक्वल टू L2 α2। तो यहाँ पर हम L1 α1 तो हम लिख सकेंगे L1/L2 इक्वल टू α2/α1, यानी कि LA/LB इक्वल टू αB/α। क्वेश्चन नंबर 29। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 3/2, उसकी वैल्यू गिवन है K बार इक्वल टू 3/2 KT। K को मैं लिख सकता हूं R/NA इंटू T। अगर इसमें ऊपर नीचे N और NA का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा K बार। NRT को हम लिख सकते हैं PV, तो K बार इक्वल टू 3/2 PV/N इंटू NA। तो यहां से N निकल कर आएगा 3/2 PV/KNA। आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30। सभी की कंडक्टिविटी K है, तो K तो एक तरह से इक्विवेलेंट हो गया आपका ब्रिज-स्टोक्स ब्रिज के इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर हीट फ्लो करेगा ही नहीं, जो टेम्परेचर B का होगा वो D का होगा। ना यहाँ पर ये भी टेम्परेचर सेम होना चाहिए, अगर टेम्परेचर डिफरेंस होता तो हीट फ्लो करेगी। इसका मतलब B का, O का और D का, तीनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31। हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में
जो वर्क डन है वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो W की वैल्यू होगी नेगेटिव, जब वर्क डन आपका नेगेटिव होगा तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 32, 1 किलोग्राम ऑफ आइस। आइस जो 1 किलोग्राम है, इसको हम जब 1 किलोग्राम वाटर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, तो हम जानते हैं अगर 1 किलोग्राम, जैसे 1 ग्राम का हम लेते हैं, 1 ग्राम अगर वाटर जो होगा वो जो हीट देगा वो ms डेल्टा थीटा 0 डिग्री सेल्सियस आने में 80 कैलोरी हीट देता है, और इतनी ही हीट रिक्वायर्ड होती है आइस को मेल्ट होने के लिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो 1 किलोग्राम वाटर है 80 डिग्री सेल्सियस पर, वो जस्ट सफिशिएंट है आइस को मेल्ट करने के लिए। तो आइस जस्ट मेल्ट हुई है, इसका मतलब आइस का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 33, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है। हम इसमें एक काम कर सकते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो सेम प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये वॉल्यूम और दिस वॉल्यूम, तो जो T2 का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो T1 ग्रेटर देन T2। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हमें गिवन है कि दो रॉड है हमारे पास जिनकी लेंथ सेम है, आइडेंटिकल है, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, K1 K2 की कंडक्टिविटी, अगर इनको कंबाइन कर देंगे तो हमसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी गई है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम जानते हैं तो Q होता है वो KA डेल्टा थीटा ओवर L इंटू T होता है। एरिया दोनों का सेम है, डेल्टा थीटा इस केस में या कंबाइंड केस में भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से Q जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो K बाई L के है, या K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q इंटू L के है। K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? Q इंटू L के। अब चूंकि ये कॉम्बिनेशन सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं तो K होता है वो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होता है। हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम Q, अब टोटल लेंथ हो गई आपकी 2L इक्वल टू 2, K1 की वैल्यू आएगी आपकी Q1L इंटू K2 की वैल्यू आएगी Q2 इंटू L ओवर K1 की वैल्यू Q1L प्लस Q2L। 2 से 2 कैंसिल, L से L कैंसिल, इस L से इस L कैंसिल, तो बचा क्या आपका Q इक्वल टू Q1 Q2 ओवर Q1 प्लस Q2। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 35, लिक्विड को 80 डिग्री सेल्सियस हीट करने पर जो मास बाहर निकल कर आ रहा है 1/100 आ रहा है मास का। हम जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा V इक्वल टू V गामा एपरेंट डेल्टा थीटा। तो डेल्टा V ओवर V जो होगा वो गामा एपरेंट इंटू डेल्टा थीटा होगा। अब चूंकि वॉल्यूम तो सेम लिक्विड के लिए बात हो रही है, तो डेल्टा M ओवर M को मैं डेल्टा V ओवर V लिख सकता हूँ, डेंसिटी सेम है। तो डेल्टा V ओवर V की वैल्यू दे रखी है आपको 1/100। गामा एपरेंट हमसे पूछा गया है, एपरेंट एक्सपेंशन, और डेल्टा थीटा की वैल्यू दे रखी है आपकी 80। तो जो गामा एपरेंट है वो आएगा आपका 1/100 इंटू 80, जिसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में जो वैल्यू दे रखी है वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 24 इंटू 10⁵। डाइन का मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में तो -5, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻4 मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 24 इंटू 10⁻⁻4।
ये निकल कर आ गया हमारा प्रेशर। तो प्रेशर आया निकल कर हमारा 24 इंटू 10⁴। अब लीटर को कन्वर्ट करते हैं, तो हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर आता है। तो इसका मतलब जो 10 लीटर होगा उसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में। अब हमें फाइंड आउट करनी है आरएमएस वेलोसिटी। तो आरएमएस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है √3 पी ओवर रो होता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ रो को मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा √3 पीवी ओवर एम। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर हम, तो जो स्पीड निकल कर आएगी वो √3। प्रेशर हमें गिवन है 24 इंटू 10⁴। वॉल्यूम गिवन है हमारे 10 इंटू 10⁻³ ओवर मास दे रखा है 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया आपका 36 इंटू 10⁴ अंडर रूट में। तो वेलोसिटी निकल कर आएगी आपकी 6 इंटू 10⁻² इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 600 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, एक मोनोएटॉमिक गैस है, सडनली कंप्रेस कर रहे हैं 1/8 वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ द गैस पूछा गया है। सडनली कंप्रेस का मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं पीवी की पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। P1 की वैल्यू थी आपकी P, V की वैल्यू हमने मान ली V, गामा की वैल्यू है 5/3, P2 पता नहीं है, V2 जो है वो V/8 है, तो V की पावर 5/3 ओवर 8 की वैल्यू 5/3, V से V कैंसिल आउट हो गया। तो P2 को लिख सकता हूं मैं P इंटू 8 की पावर 5/3, या इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 5/3, 8 को 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू आ गया P इंटू 2 की पावर 5। तो ये हो गया आपका 32P, यानी कि जो प्रेशर होगा वो 32 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल प्रेशर के। क्वेश्चन नंबर 38, मोनोएटॉमिक गैस है, डेल्टा Q बाई डेल्टा W की वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, T के है, ग्राफ है, इसका मतलब प्रेशर आपका हो गया होगा कांस्टेंट, मींस प्रोसेस हो गई आपकी एडियाबैटिक। तो अगर हम डेल्टा Q बाई डेल्टा W करें तो एडियाबैटिक के लिए डेल्टा Q की वैल्यू होगी NCP डेल्टा T, और W जो होता है वो होता है NR डेल्टा T। अब मोनोएटॉमिक के लिए अगर हम Cp की वैल्यू निकालेंगे तो Cp होता है Cb प्लस R, Cb होगा आपका 3/2R, और R की वैल्यू 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 3/2, तो 2.5R ओवर R से R कैंसिल, आंसर आ गया आपका 2.50। क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ रेशियो पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। हम जानते हैं PV इक्वल टू NRT होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल N ओवर NA RT, या मैं N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं हम PV ओवर T। हमसे पूछा गया रेशियो, तो N1 ओवर N2 इज इक्वल टू P1 ओवर P2, V1 ओवर V2, T2 ओवर T1। तो पहले प्रेशर P था, बाद में प्रेशर हो गया आपका 2P। वॉल्यूम जो था पहले V था और बाद में वॉल्यूम हो गया V/4, और टेम्परेचर पहले T था T2, तो पहले टेम्परेचर T था, बाद में टेम्परेचर हो गया 2T। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 गया, आंसर आ गया 4:1।
क्वेश्चन नंबर 40। हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है फॉर्मूला K डेल्टा थीटा ओवर L। यहाँ पर बात हो रही है क्यू बाई टी की, हम ये हीट कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/L के। तो मीन्स आंसर जो होगा हमारा इसके हिसाब से L2 ओवर L1 होगा। अब लेंथ देख लेते हैं। पहले लिया है इन्होंने क्रॉस सेक्शन किसका, सेमी सर्कल का, और उसका ले रहे हैं हम क्रॉस सेक्शन किसका, रॉड का। तो सेमी सर्कल के लिए जो लेंथ होगी वो पाई आर होगी, और रॉड के लिए जो लेंथ होगी वो आपकी 2r होगी। तो यानी कि पहले हमसे पूछा गया है सेमी सर्कल का और बाद में पूछा गया है रॉड का। तो यहाँ पर पहले हम लेंथ लेंगे रॉड की, तो वो हो गई आपकी 2r और ये हो गई आपकी पाई आर। तो आंसर हो गया आपका 2/पाई। क्वेश्चन नंबर 41। प्रोसेस में 200 जूल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में दी जा रही है। इसका मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू 200 हो गई। 100 जूल ऑफ वर्क इज ऑल्सो डन ऑन इट, यानी कि यहाँ पर वर्क डन सिस्टम पर किया जा रहा है। तो W की वैल्यू आएगी माइनस का 100। हम जानते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W होता है। तो 200 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस माइनस का 100, तो डेल्टा यू इक्वल टू होगा 300 जूल। क्वेश्चन नंबर 42। Steam is passed into 54 gram of water at 30 degree Celsius till the temperature of mixture become 90 degree Celsius. Latent heat of steam दे रखी है, मास ऑफ द मिक्सचर पूछा गया है। होगा क्या एक्चुअली में 54 ग्राम जो हीट वाटर था 30 डिग्री सेल्सियस पर, उसको जो हीट दी गई है हुआ क्या 54 ग्राम वाटर था, उसका टेम्परेचर बढ़कर हुआ होगा, और इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर बढ़कर इसका हो गया होगा 90 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात, जो स्टीम हम पास कर रहे हैं, तो जो स्टीम पास की जा रही है वो स्टीम रही होगी 100 डिग्री सेल्सियस की, जो स्टीम थी पहले वो कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, और उसके बाद कन्वर्ट होगी 90 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो इसको कितनी हीट चाहिए, पहले हम वो हीट निकाल लेते हैं। तो वो जो हीट चाहिए होगी इस वाले केस के लिए, तो मास है 54 ग्राम, पानी के लिए एस की वैल्यू 1 होती है, और डेल्टा थीटा हो गया आपका 60। इतनी हीट हमें यहाँ से चाहिए होगी, इसका मास हमने m मान लिया, तो पहले स्टीम इसमें कन्वर्ट होगी, तो m इंटू 536 प्लस, अब जो स्टीम पानी बनी है उसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो हो जाएगा उसके लिए m s डेल्टा थीटा 100 से 90 10। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 54 इंटू 60 इक्वल टू 536m प्लस 10m। तो 54 इंटू 60 इक्वल टू 546m। तो जो m की वैल्यू आएगी आपकी 54 इंटू 60 अपॉन 546। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो आएगी 540 ओवर 91, तो 90 60 540, तो अप्रोक्सीमेट आएगी 6 ग्राम। मीन्स कहने का मतलब है कि जो स्टीम है 6 ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई है, तो 6 ग्राम स्टीम कन्वर्ट हुई है, 54 ग्राम वाटर हमारे पास था ही, तो टोटल मास हो गया हमारा 60 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 43। हीट एनर्जी पूछी गई है, कितनी एब्जॉर्ब हुई होगी इन साइक्लिक प्रोसेस में।
साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है, तो जो डेल्टा क्यू होता है वो डब्ल्यू के बराबर होता है। वर्क डन जो होता है वो एरिया ऑफ साइकिल होता है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इस साइकिल की अगर हम रेडियस पता करेंगे तो ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस भी 20 है, यानी कि इसकी रेडियस जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 10। तो का हो गया पाई इंटू 10 का स्क्वायर। आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, फोर्स पूछा गया है। अगर हम बॉटम पर यहां पर प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स होगा आपका प्रेशर इंटू एरिया। अगर यहां पर प्रेशर होगा तो टोटल इस लेंथ से मतलब है, तो ये लेंथ हुई आपकी h प्लस एच, तो प्रेशर होगा आपका रो जी एच प्लस एच, और इसमें करेंगे हम एरिया का मल्टीप्लाई। आंसर हो गया इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट किया है और क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर हम फोर्स को डबल कर रहे हैं तो इलास्टिक तो रहता है लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से आगे चला जाता है। अगर इस ग्राफ को अगर हम देखें, एक ग्राफ बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होता है, उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, और ये कुछ ग्राफ इस तरीके से आता है कि यहाँ तक क्या होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन जो इलास्टिसिटी उसके अंदर मौजूद है। अगर हम स्ट्रेस यहाँ पर अप्लाई करना बंद कर देंगे तो बॉडी जो होगी अपनी शेप को रीगेन कर लेगी। तो ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हम देखिए स्ट्रेस को कम बढ़ा रहे हैं, ये जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का। कम स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो मीन्स अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे, इससे पहले यहां से यहां तक हम जानते हैं स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होता है, यानी कि स्ट्रेस डबल करेंगे तो स्ट्रेन भी डबल होगा। लेकिन यहां पर हम स्ट्रेस को अगर डबल करेंगे तो स्ट्रेन जो होगा वो डबल से ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक ब्लैक बल्ब है, एक पेंटेड बल्ब है। तो ब्लैक बल्ब जो होगा वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो एयर होगी इसके साथ में वो ज्यादा एक्सपेंड होगी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ये इससे ज्यादा गिरेगा और ये ऐसे जाएगा। तो लेवल ऑफ एल्कोहल लिम्ब एक्स फॉल्स व्हाइल दैट इज लिम्ब वाई राइज, क्योंकि यहाँ से जो होगा एक प्रेशर क्रिएट होगा तो एक्सपेंशन बढ़ेगा एयर का, तो इस एल्कोहल को वो डिस्प्लेस करेगा, वो यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो इधर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें इसने हीट ज्यादा एब्जॉर्ब की होगी क्योंकि ये ब्लैक पार्टिकल है। आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 48, ऐसा सलीजन क्वेश्चन है, एयर क्विकली लीकिंग आउट ऑफ ए बैलून बिकम कूलर। हाँ ऐसा होता है, ठीक बात है। लीकिंग एयर अंडरगो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये क्विक प्रोसेस होती है। क्विक प्रोसेस में एयर को एनवायरनमेंट से हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिलता है, तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। तो और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम जानते हैं कि एक्सपेंशन में टेम्परेचर डाउन होता है और कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एसर्शन रीजन दोनों ही ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, कर्व दे रखा है कि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि आइसोथर्मल प्रोसेस को हम बी कर्व से कह रहे हैं। हाँ ठीक है, हम जानते हैं एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है कर्व का वो ज्यादा होता है आइसोथर्मल कर्व से, तो जिसका कर्व स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबैटिक होगा। स्लोप ए का ज्यादा है तो ये प्रोसेस आपकी एडियाबैटिक है और ये वाली प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल है। तो इसका मतलब ये वाली बात ठीक है। और सेकंड में कह रहा है कि एडियाबैटिक कर्व का स्लोप होता है वो ज्यादा होता है, नहीं ऐसा सब रीजन दोनों ही ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50,
आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, तो हम मोलर हीट कैपेसिटी पूछी है, तो हमें दे रखा है डेल्टा क्यू इक्वल टू 3 डेल्टा यू, इसको लिखेंगे हम एन सी डेल्टा टी इक्वल टू 3 एन सी बी डेल्टा टी। तो C इक्वल टू 3, सी बी की वैल्यू होती है R ओवर गामा -1, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3, तो 5/3 -1 इक्वल टू 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 3R ओवर 2/3 इक्वल टू 9R/2 इक्वल टू 4.5R। तो यहाँ पर C की वैल्यू आएगी आपकी 4.5